नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की तमाम नदियों को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की नदियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। इनमें से काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं और कोई चीज छूट गया होगा तो उसको मैं इसमें कवर अप करूंगा। ठीक, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यहां आपको मार्क लगाना होगा महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लंबाई की जब बात करें, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वहां आपको लगाना है शिवनाथ नदी। ध्यान रखेंगे, शिवनाथ नदी। अब देखिएगा, महानदी की जो लंबाई है ये 858 किलोमीटर है ओवरऑल। कहां से निकलती है? धमतरी के सिहावा पर्वत से और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कटक के पास। तो सिहावा पर्वत से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक महानदी की जो ओवरऑल टोटल लंबाई निकलती है वो 858 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो मात्र 286 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। वहीं अगर हम बात करें शिवनाथ नदी की तो ये 290 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी पूछा जाए, तब आपको लगाना है शिवनाथ नदी। वहीं अगर आपसे बड़ी नदी पूछा जाता है ना, तो वहां महानदी को लगाएंगे। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली बड़ी नदी, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो, क्योंकि महानदी का जो जल है, मतलब महानदी में जो जल क्षमता है वो शिवनाथ से ज्यादा है। ठीक, क्योंकि खुद शिवनाथ महानदी में आकर के मिलती है। ठीक, तो यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहां पर। ठीक, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी? महानदी, अपवाह तंत्र, लंबी नदी शिवनाथ नदी। इसके बाद अगला चीज, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र है। शुरू में ही मैंने बता दिया था। सबसे पहला है महानदी अपवाह तंत्र, दूसरे क्रम में है गोदावरी अपवाह तंत्र, तीसरे क्रम में है सोनगंगा अपवाह तंत्र, चौथे क्रम में है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र और पांचवें क्रम में है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है और इसी क्रम में आपको याद रखना है। ये जो है बड़े से छोटे का क्रम था। ठीक, इसके बाद अगला चीज आप लोगों को याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो देखना, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी शिवनाथ नदी। प्रश्न अगर पूछा जाए महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तब भी आपने आंसर लगाना है शिवनाथ नदी। ठीक, तो महानदी की सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख, सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाता है तो वहां आपको आंसर करना है शिवनाथ नदी। काफी बार ऐसा पूछा गया है। ठीक, इसके बाद आगे हम देखते हैं। अब देखिएगा, एक चीज मैंने बताया था, इस चीज को त्रिवेणी संगम। ठीक है, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ऐसा कोई स्थल जहां पर एक ही स्थान में 3 नदियां आकर के मिलती हों, उसको क्या कहेंगे? त्रिवेणी संगम। एकदम मतलब आसपास भी हो सकता है, मतलब एकदम तीनों एक ही पॉइंट पर आकर के मिले, ऐसा भी नहीं है, थोड़ी सी दूरी पर भी हो सकता है। ठीक, तो इनको क्या बोला जाता है? ऐसे स्थल को त्रिवेणी संगम। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इस टाइप के 4 प्रमुख स्थल बनते हैं, और भी कुछ एक स्थानों पर बनते हैं, लेकिन जो अगर प्रमुख पूछा जाता है तो 4 प्रमुख त्रिवेणी संगम बनते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। अर्थात कि 4 ऐसे स्थल है जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। ठीक, तो यहां बात करें सबसे फर्स्ट तो राजिम, ध्यान रखेंगे, राजिम जो कि गरियाबंद जिले में है। ठीक, राजिम, राजीव लोचन मंदिर यहां पर है। तो यहां 3 नदियों का संगम होता है। सबसे पहले तो महानदी प्रमुख नदी है। ठीक, महानदी में आकर के मिलेगी सोंढूर नदी। ठीक है, महानदी में आकर के मिली सोंढूर नदी, फिर यहीं आकर के मिलेगी पैरी नदी। ठीक, तो ये त्रिवेणी संगम बनेगा राजिम में। दूसरे संगम की हम बात करते हैं तो शिवरी नारायण। शिवरी नारायण कहां पर है? जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले में है और यहां पर महानदी से आकर के मिलेगी शिवनाथ नदी। महानदी और शिवनाथ का संगम होता है शिवरी नारायण में। ठीक, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो यहां शिवनाथ नदी आकर के मिलेगी। तीसरी नदी होगी
जोंक नदी। ठीक, तीसरी नदी कौन सी होगी? जोंक नदी। तो ये एक त्रिवेणी संगम हो गया, दूसरा त्रिवेणी संगम। तीसरे त्रिवेणी संगम की बात करें तो चंद्रपुर, मां चंद्रहासिनी का मंदिर है यहां पर, शक्ति जिले में है चंद्रपुर। यहां पर महानदी, ठीक, मांड नदी आकर के मिलेगी, मांड नदी। उसके बाद यहां पर नीचे से लात नदी आएगी। ठीक, तो इन तीनों का संगम स्थल कहलाएगा चंद्रपुर। ठीक, इसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में चौथा त्रिवेणी संगम बनता है और वो बनेगा खैरागढ़ में। कहां? खैरागढ़। ठीक, किन नदियों का संगम होता है? तो आभनेर प्रमुख नदी है। ठीक, तो आभनेर नदी में आकर के मिलेगी उत्तर से मुस्का नदी। ठीक, उत्तर से मुस्का नदी आकर के मिलेगी और दक्षिण से पिपरिया नदी, पिपरिया नदी। ठीक, तो ये चार त्रिवेणी संगम हमारे छत्तीसगढ़ में बनते हैं। तो यहां ध्यान रखना कि जो पहले तीन त्रिवेणी संगम हैं वो महानदी पर बनते हैं। राजिम, यहां पर महानदी से सोंढूर और पैरी नदी का संगम होता है। शिवरी नारायण में महानदी से शिवनाथ और जोंक नदी का संगम होता है। उसके बाद चंद्रपुर में महानदी से मांड नदी और लात नदी का संगम होता है। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि महानदी में तीन स्थल ऐसे हैं जहां पर तीन नदियों का संगम होता है। ठीक, उसके बाद खैरागढ़, जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला है ना, जो पहले राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता था। खैरागढ़ में संगीत विश्वविद्यालय भी है, तो वही खैरागढ़। तो यहां पर आभनेर नदी से मुस्का और पिपरिया नदी आकर के मिलते हैं। ठीक, तो ये चार त्रिवेणी संगम आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं महानदी के प्रवाह क्षेत्र की। ठीक, महानदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें कि भाई महानदी किन जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक, तो देखिएगा महानदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये जो है ना मध्य छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है और 11 जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक, 11 जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक, 11 जिला। अब कौन कौन से ये 11 जिला मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाइएगा, आप लोगों का जो है रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, तो महानदी छत्तीसगढ़ के 11 जिलों से प्रवाहित होती है। सबसे पहले ये धमतरी जिले से निकलेगी, फिर कांकेर जिले में जाएगी। ठीक, कांकेर जिले के बाद ये बालोद जिले में प्रवाहित होगी। बालोद जिले के बाद ये फिर से धमतरी जिले में प्रवाहित होगी। इसके बाद गरियाबंद जिले में, इसके बाद महासमुंद रायपुर जिले की सीमा रेखा बनाते हुए ये आगे बढ़ेगी। ठीक, महासमुंद और रायपुर जिले में प्रवाहित होगी। ठीक, महासमुंद और रायपुर। इसके बाद बलौदाबाजार जिला में प्रवाहित होगी, फिर जांजगीर चांपा जिले में, फिर शक्ति जिला में, उसके बाद सारंगढ़ जिला में। ठीक, जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ नया जिला बना है ना उसमें, उसके बाद फिर रायगढ़ जिले में प्रवाहित होगी। तत्पश्चात ये छत्तीसगढ़ के बाहर ओडिशा राज्य में चली जाएगी और फिर बाद में बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाएगी। ठीक, तो 11 जिलों से ये प्रवाहित होगी। इसके बाद देखिएगा अगर हम संभाग की बात करें तो कितने संभाग से होकर के प्रवाहित हो रही है। धमतरी जिला हो गया, रायपुर जिला, महासमुंद जिला, बलौदाबाजार जिला, गरियाबंद जिला, ये रायपुर संभाग के जिले हैं। ठीक, तो रायपुर संभाग के सभी 5 जिलों से महानदी प्रवाहित होती है। ठीक, उस बाद कांकेर जिले की बात करें तो ये बस्तर संभाग का जिला है। ठीक, बालोद जिले की बात करें तो ये दुर्ग संभाग का जिला है। ठीक, उसके बाद जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और रायगढ़, ये चारों जिले बिलासपुर जिले के बिलासपुर संभाग के जिले हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महानदी का जो प्रवाह है वो 4 संभागों में हो रहा है। ठीक, ये रायपुर संभाग पूरा का पूरा, आंशिक रूप से बस्तर संभाग, आंशिक रूप से दुर्ग संभाग और उसके बाद बिलासपुर संभाग के 4 जिले। ठीक, तो 4 संभागों से ये प्रवाहित होता है। लेकिन अगर हम बात करें महानदी अपवाह तंत्र की तो महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 5 संभाग इसमें आ जाते हैं, क्योंकि जो हसदेव नदी है, मांड नदी है, ये सब जो है सरगुजा संभाग से निकलते हैं ना। ठीक, तो 5 संभाग इसमें आ जाएंगे जब अपवाह तंत्र की बात करेंगे। लेकिन नदी जो खुद डायरेक्ट प्रवाहित होती है इन जिलों से, इन संभागों से, तो इसको ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न अक्सर पूछा जाता है इन सब चीजों से। ठीक, अब हम बात करते हैं
छत्तीसगढ़ की वे नदियां जिनका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये भी एक प्रश्न जो है बहुत ज्यादा बनता है। छत्तीसगढ़ की वे नदियां जिनका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ के बाहर से निकलती हैं। ठीक, तो यहां पर सबसे पहली नदी आपको देखना है सोंढूर नदी। मैं यहां लिख दूंगा, सबसे पहली नदी आप लोग पकड़ेंगे सोंढूर नदी। ठीक, सोंढूर नदी। सोंढूर नदी का उद्गम हुआ है नरियर पानी। कहां से हुआ है? नरियर पानी, नरियर पानी की पहाड़ी। कहां पर है ये? तो नवरंगपुर की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक, मतलब कि ये ओडिशा राज्य से निकलती है। ठीक, सोंढूर नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? नरियर पानी से। ठीक, ध्यान रखेंगे, ओडिशा। दूसरी नदी जोंक नदी। जोंक नदी, इसका उद्गम होता है सोनबेरा के पठार से। सोनबेरा का पठार आप लगा लेना, सोनबेरा का पठार। यहां पर याद रखेंगे गौरागढ़ की पहाड़ी, गौरागढ़ की पहाड़ी। ठीक, सोनबेरा के पठार के गौरागढ़ पहाड़ी से जोंक नदी का उद्गम हुआ है। ये कहां पर स्थित है? ये भी ओडिशा में ही है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगली नदी जो छत्तीसगढ़ के बाहर से निकलती है वो है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी। ठीक, इसका उद्गम कहां से हुआ है? मुंगेर पर्वत, मुंगेर पर्वत, कालाहांडी। जिला का नाम है कालाहांडी। ठीक, ये भी कहां पर है? तो ओडिशा राज्य में है। ठीक, उसके बाद चौथी नदी सबरी नदी। सबरी नदी, इसका उद्गम होता है कोरापुट क्षेत्र से। ठीक, ये भी ओडिशा में है। तो यहां पर ध्यान रखना, इन चारों नदियों का जो उद्गम है ये हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, ओडिशा से इनका उद्गम हुआ है। ठीक, कौन कौन सी नदियां हैं भाई? सोंढूर नदी, जोंक नदी, इंद्रावती नदी और सबरी नदी। इनका उद्गम कहां से हो रहा है? ओडिशा राज्य से हो रहा है। ठीक, ओडिशा राज्य से। इसके बाद अगली नदी पांचवी शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी, इसका उद्गम होता है गोडरी गांव। गोडरी गांव कहां पर है? तो गढ़चिरौली जिला, गढ़चिरौली जिला। ठीक, मैं लिख देता हूं गोडरी गांव, गढ़चिरौली जिला, गढ़चिरौली जिला। ठीक है, तो शिवनाथ नदी का उद्गम हो रहा है, देखिए गोडरी गांव से। गांव का नाम है गोडरी, जिला है क्या है? गढ़चिरौली। जिला क्या है? गढ़चिरौली, जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है। तो शिवनाथ नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र से। ध्यान रखना, इन 5 नदियों के नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी कुछ नदियां हो सकती हैं जो छत्तीसगढ़ के बाहर से निकलती होंगी। ठीक, लेकिन ये पांचों काफी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से 4 नदियों का उद्गम स्थल ओडिशा है। ठीक, और एक जो है महाराष्ट्र। एक बार फिर से देख लेते हैं, वे नदियां जिनका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है, अर्थात ये छत्तीसगढ़ के बाहर से निकलती है, लेकिन इनका जो प्रवाह क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां हैं सोंढूर नदी, उसके बाद जोंक नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी और शिवनाथ नदी। ये सभी नदियां जो हैं छत्तीसगढ़ के बाहर से निकलती हैं। ठीक, इनमें से सोंढूर नदी, जोंक नदी, इंद्रावती नदी और सबरी नदी, इनका उद्गम जो है ओडिशा राज्य से होता है। शिवनाथ नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली जिला के गोडरी गांव से होता है। तो ये तमाम चीजें ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे अन्य जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ की अधिकांश जो नदियां हैं, क्या बोला मैंने कि हमारे छत्तीसगढ़ की अधिकांश जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती हैं किसी न किसी माध्यम से। अगर हम बात करें दक्षिण में इंद्रावती नदी की, सबरी नदी की, ठीक, तो ये गोदावरी के माध्यम से अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है। ठीक, इसके बाद महानदी और उसकी सभी सहायक नदियां, ये भी बंगाल की खाड़ी में जा रही है। उसके बाद ऊपर जो रिहंद नदी है, कन्हार नदी है, ये सब भी जो है, इधर हम अगर शंख नदी की बात करें तो ये सब भी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपने जल को विसर्जित कर रही है। लेकिन 2 ऐसी नदियां हैं जो अपने जल को बंगाल की खाड़ी में विसर्जित नहीं करती हैं। वो कहां अपने जल को विसर्जित करती हैं? तो अरब सागर में। अरब सागर जो
भारत के पश्चिम में है ना, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में है। तो बंजर और ताड़ा नदी, ये दो नदियां हैं जो कि अपने जल को कहां विसर्जित करती हैं अरब सागर में। ये दोनों जो है नर्मदा अपवाह तंत्र का हिस्सा है और नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। तो ठीक ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। इसके बाद आगे हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण चीजें। अच्छा ठीक, अब देखते हैं जीवन रेखा। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। तो महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि ये मध्य छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होती है, या फिर हम कहें छत्तीसगढ़ के एक बड़े भूभाग से होकर के प्रवाहित होती है। इसी कारण से महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। बात करें बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। इंद्रावती नदी को, सरगुजा की बात करें तो रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें रायगढ़ की, बिलासपुर की, रायगढ़ की बात करें तो केलो नदी वहां की जीवन रेखा कहलाएगी। अरपा की, बिलासपुर की बात करें तो अरपा वहां की जीवन रेखा होगी। ठीक, तो ऐसे ध्यान में रखना। रायपुर की बात करें तो खारून नदी के तट पर बसा हुआ है ना रायपुर, तो ये चीजें भी ध्यान रखना। इसके बाद लास्ट में जलप्रपातों की अगर हम बात करें तो हमें सर्वाधिक जलप्रपात देखने को मिलता है दक्षिण छत्तीसगढ़ में, बस्तर संभाग में। ठीक, उसके बाद उत्तरी छत्तीसगढ़ में, सरगुजा संभाग में। देखो जहां पर पर्वत पठार ज्यादा होंगे वहीं पर जलप्रपात अधिक होंगे। ठीक, तो जलप्रपात के ऊपर मैंने डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आप लोग जरूर से देखिएगा। तो आज के इस वीडियो को फिलहाल हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और कुछ भी अगर बचा हुआ होगा, कहीं छूटा हुआ होगा, तो उसको मैं शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। तो वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, अपने सुझाव जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से। वीडियो को लाइक भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।